तो डॉक्टर साहब मेरा जो अगला सवाल है वो है कि भूमि में पोषक तत्वों की जो कमी हो गई है जो फर्टिलाइजर की वजह से या रासायनिक उसकी वजह से, उनको कैसे बढ़ाया जाए? भूमि में ऐसा क्या डालें या क्या बोएं उनको अंदर, उनके अंदर कि पोषक तत्व उपजने शुरू हो जाए अपने आप? देखिए हरदीप भाई, आपका सवाल बिल्कुल सही है कि ज़मीन में पोषक तत्वों की कमी है वो कैसे पूरी की जाए। देखो, शुरुआत में यदि हम एक फसल भूमि के लिए दे दें, देखो ये भी इसका तरीका हो सकता है कि गेहूं की फसल कटने के बाद में हमारा नया सीज़न शुरू होता है, यदि गेहूं की कटाई करते ही हम उसमें मिश्रित हरी खाद की बिजाई कर दें, जिसने उसमें धान लगानी है तो उसके लिए कोई समस्या नहीं है, बाजरा बोना उसके लिए भी कोई समस्या नहीं है। वो हमारी मिश्रित हरी खाद है, वो 1.5 महीने तक है, वो पूरी बड़ी हो जाएगी। उसकी शुरू में भूमि के अंदर जुताई कर दें, उसके बाद हम दूसरी फसल उसमें खरीफ के, जैसे धान की फसल है या बाजरा की फसल है, तिल की फसल है, वो उसमें ले सकते हैं। दूसरा, किसी ने नरमा की बिजाई करनी है, उसके लिए भी थोड़ी दिक्कत है कि गेहूं के तुरंत बाद नरमा की बिजाई करनी होती है, तो वो क्या करे? तो उसका वो भी समाधान निकाल सकता है कि नरमे के एक लाइन से दूसरी लाइन का फासला है वो कम से कम 4-4.5 फुट का होता है। तो उसके बीच में किसान है, मूंग है, उड़द है, तो इस प्रकार की जो दलहनी फसल है उनकी बिजाई कर सकता है। और जब वो पूरी होने पर आए तो उसमें किसान है उनको उसके फलियों की तुड़ाई करके तो उसको ज़मीन के अंदर मिला सकता है। दूसरा कहते भी नरमा में तो फिर उसकी निराई गुड़ाई कैसे होगी, तो नरमा तो फिर उसमें कमज़ोर पड़ जाएगी। तो इस प्रकार भी कर सकता है कि जो गेहूं के इसके नरमा के जो पौधे हैं उनकी जड़ों में उनके थोड़ा नज़दीक से निराई गुड़ाई कर सकता है। तो बीच में तो मूंग या उड़द की फसल लेने के लिए बीच में जगह फिर भी काफ़ी रह जाती है। तो जब वो बाद में वो फसल पूरी होने के बाद मूंग और उड़द की, तो वो उसी ज़मीन के अंदर मिलाएंगे तो नरमा के लिए वो खाद का काम करेगा। जी, ये बहुत फायदेमंद डॉक्टर साहब ने चीज़ बताई कि नरमा की फसल में भी हम दलहनी फसल बो सकते हैं, बीच में कोई दाल, कोई मूंग वगैरह कुछ बो सकते हैं। उससे क्या होगा, एक तो हमें फलियाँ मिलेगी, जिससे हमें जो दाल है वो जो आज 100 से 150 रुपये किलो के आसपास पहुंच गई है वो हमारी घर की हो जाएगी। दूसरी क्या है, जो उसके अवशेष ज़मीन में हम छोड़ देंगे, यानी कि ज़मीन के अंदर ही मिला देंगे किसी रूटावेटर से या ट्रैक्टर से, तो उससे क्या है, पोषक तत्व ज़मीन को मिलेंगे, नाइट्रोजन ज़मीन को मिलेगा, जो हम यूरिया के थ्रू देते हैं, तो वो भी जैविक तरीके से ज़मीन को मिलता रहेगा। तो मेरा आखिरी और एक अहम सवाल ये रहेगा डॉक्टर साहब कि जब मान लो हमने ये चीज़ें बो दी, लेकिन अगर फिर भी बाई चांस बीमारियों का अटैक फसल पे हो जाता है, तो उसको जैविक तरीके से उन बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है? देखिए हरदीप भाई, कि शुरुआत में किसान इन चीज़ों से डरता है और डर भी उसका सच्चा है। तो इसके लिए कुछ विशेषज्ञों ने इनके फार्मूले निकाले हैं कि बीमारियों का अटैक से कैसे बचा जा सकता है और ज़मीन को शुरुआती दौर में कि पोषक तत्वों की से भरपूर कैसे किया जा सकता है। ये पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के लिए कि पहले कि बायोमास ज़मीन के अंदर हमने ज़्यादा से ज़्यादा डालना होगा या देसी खाद है वो डालना होगा। उसके साथ भी पोषक तत्व कहाँ से आएंगे, भी वो पशुओं के या गाय के मूत्र से और उसके गोबर से कि ज़मीन में उनकी जो कमी है वो पूरी हो जाती है। उसके लिए जैसे जीव अमृत है, अमृत पानी है, गो कृपा अमृत है, वेस्ट डिकम्पोजर है, गुड़ जल अमृत है। इस प्रकार के काफ़ी फार्मूले हैं कि जिनकी सहायता से किसान वो ज़मीन के पोषक तत्वों की कमी को पूरा कर सकता है। रही ऊपर कीड़ों के अटैक की बात है कि इन्हीं के स्प्रे करने से, जीवामृत का स्प्रे है या गुड़ जल अमृत है या वेस्ट डिकम्पोजर है या गो कृपा अमृत है, कि इन्हीं के स्प्रे करने से कि उन बीमारियों से भी बचा जा सकता है। दूसरा, कुछ तरीके भी शुरू में भी एकदम भी बीमारियों को रोकना है हमने, तो
भी बीमारी के से हमें बहुत ज़्यादा डर लगता है कि शुरुआत में जैसे 10 परनियरक है और नीमास्त्र है, ब्रह्मास्त्र है, अग्नि अस्त्र है, इस प्रकार के जो फार्मूले हैं वो फसलों पर स्प्रे करने से भी कीटों से बचा जा सकता है, उनकी रोकथाम हो सकती है। तो इस प्रकार के जो नुस्खे हैं वो कुछ विशेषज्ञों ने दिए हैं किसानों के लिए, और उनका प्रयोग जो किसान कर रहे हैं तो वो उनसे बिल्कुल संतुष्ट है, उनकी फसल है वो बिल्कुल सही हो रही है। और दूसरा, यदि हम ज़मीन में पोषक तत्वों की कमी को पूरा कर देते हैं इन माध्यमों के द्वारा, जो उसमें लिक्विड फॉर्म में हमने चलाने, पानी के साथ में जो चलाने हैं, पौधे की जड़ों में जो देना है, जैसे जीव अमृत है या अमृत पानी है, गुड़ जल अमृत है या वेस्ट डिकम्पोजर है, गो कृपा अमृत है, तो हम ज़मीन शुरुआत में पानी के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में चलाएंगे तो ज़मीन के अंदर है वो ताकत है, वो हमारे जो ज़मीन में पोषक तत्व होने चाहिए थे जब वो पूरे हो जाएंगे कि ज़मीन में बीमारी है, वो पौधों में भी बीमारी आनी अपने आप ही बंद हो जाएगी। बहुत ही अच्छा संदेश डॉक्टर साहब ने दिया किसानों के लिए कि जो गोकृपा अमृत है, जीवामृत है या डीकम्पोजर है, डी वेस्ट कंपोजर है, तो उनसे भी बीमारियों के अटैक को रोका जा सकता है। तो मतलब एक ये आसान सा माध्यम है कि थोड़ा सा किसान को मेहनत तो ज़्यादा करनी, शारीरिक मेहनत से किसान को जो आर्थिक नुकसान होगा वो भी नहीं होगा, और जो शारीरिक जो उसको फ़ायदा होगा, शारीरिक जो ऊर्जा मिलेगी मेहनत करने से, वो भी किसान को ज़्यादा मिलेगी। तो किसान भाइयों, मेरा आपसे यही संदेश है कि जैविक खेती को धीरे धीरे अपनाना शुरू कर दें, ताकि हम अपने परिवार को या अपने आने वाली पीढ़ी को इन बीमारियों से बचा सकें। और होने वाले जो रासायनिक खेती है, रासायनिक खेती में होने वाले जो खर्चे हैं वो बहुत ज़्यादा, कितनी कितनी महंगी दवाइयाँ, फर्टिलाइज़र्स हमें ख़रीदने पड़ते हैं, उनसे बचा जा सके कि किसान की जेब से हर रोज़ पैसा जा तो हर रोज़ रहा है, आने का जब टाइम आता है तो उसका पता नहीं होता वो फसल बचेगी या नहीं बचेगी। तो इस प्रकार से किसान कर्जवान होता जा रहा है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि जैविक खेती की ओर थोड़ा थोड़ा करके बढ़ें, धीरे धीरे करके ना इसके जैविक खेती को बढ़ावा दें, और जो रासायनिक खेती है, जो बीमारी युक्त खेती है या जो खर्चा युक्त खेती है, उसको थोड़ा थोड़ा करके बाय बाय करते जाएं। तो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना कीमती समय दिया, और डॉक्टर साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जानकारी अगर अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आपका कोई भी सवाल है, कोई भी सुझाव है तो बिल्कुल कमेंट करें, हम आपके सुझाव का और आपके जो कमेंट का स्वागत करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद हरदीप भाई।